Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today's topic is the exercise sheet of preposition which we are going to discuss, and particularly exercise sheet में भी मैंने exercise number sheet 2 आपको करने के लिए दी थी. इन द टेस्ट 1 इसलिए नहीं दी थी, द रीजन बीइंग कि आपके कोर्स क्लास 10th के कोर्स से जो ज्यादा चीज रिलेट करती है वो है फिल इन द ब्लैंक्स एज फार एज प्रीपोजिशन इज कंसर्न. ये शूज पहन के आओ शैली, बाहर जाके. सही है? कंफर्टेबल है? ओके. सो कॉमन एरर्स भी से कभी ना कभी तो आपको सामना करना ही है, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज की शीट की एक्स्ट्रा शीट दी और 10-15 क्वेश्चंस भी करने के लिए दिए थे, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इन चीज़ों से आपको सामना तो करना ही है. एंट्रेंस एग्जाम में कॉमन एरर्स ही आएंगी, तो ये आपकी फर्दर स्टडीज के लिए है, लेकिन अभी क्लास 10th के कोर्स के हिसाब से देखें, इसलिए मैंने एक्सरसाइज नंबर शीट नंबर 2 दी है. अच्छा, एक और चीज, एक्सरसाइज शीट नंबर 1 में मैक्सिमम क्वेश्चंस रूल्स से रिलेटेड हैं. एक्सरसाइज नंबर शीट नंबर 2 जो आपने करी है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं, जो मैंने आपको घर से याद करने के लिए दिए थे. आपको याद है चैप्टर जब खत्म हुआ था तो मैंने आपको कुछ सेट्स दिए थे कि ये ऑफ वाले हैं, ये फोर वाले हैं, ये विथ वाले हैं. इनकी 10-15 बार आप रीडिंग लगाएं तो याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में इसी में से आएंगे. फिक्स है, आपके एग्जाम में इसी में से उठ के आएंगे. ठीक है, बोर्ड की बात करें तो, या फिर मतलब ये हाईएस्ट लेवल है, इससे बाहर नहीं जाएगा, कुल मिला के उसको रीड कर लो, तो उसी में से मैंने शीट दी थी. ठीक है, तो होपफुली वो शीट्स याद होंगी, वो सेट्स याद होंगे. फोर वाले कौन से थे, ऑफ वाले कौन से थे, टू वाले कौन से थे, विथ वाले कौन से थे, इन टू वाले कौन से थे, वो याद होंगी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे इफेक्टिवली. प्लस अब देखो, प्रीपोजिशन या कोई भी लैंग्वेज हम बात करें तो हर चीज नहीं पढ़ाई जा सकती कि सब कुछ 100% ही पढ़ा दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. लैंग्वेज में हो सकता है क्या? तो उन फिक्स प्रीपोजिशन के सेट्स में जो मैंने आपको बुकलेट्स में दिए हुए हैं, कुछ प्रीपोजिशन के सेट फिर भी छूट गए होंगे, फिर भी कुछ वर्ड छूट गए होंगे. तो जैसे जैसे भी एक्सरसाइज में आएंगे तो मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप उसको उधर शामिल करते जाओ. जैसे ऑफ वाली शीट में कोई छूट गया, जो एक्सरसाइज उसमें बुकलेट में नहीं लिखा हुआ और अभी क्वेश्चन में आ गया, तो आपको बताऊंगा बेटा इसके साथ ऑफ लगता है, इसको उधर नोट कर लो, अगर नोट किया हुआ नहीं है तो. वैसे मैक्सिमम 95 to 96, 95 to 99% इवन सब नोटेड है, लेकिन कुछ एक आध बच जाएंगे, इसलिए आप उसको हैंड टू हैंड नोट करेंगे. ओके, ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, चलिए तो एक्सरसाइज नंबर शीट नंबर 2 पे चलते हैं. पहले तो है हमारे पास कॉमन एरर्स. कॉमन एरर्स को सॉल्व करना सबको आता है बेटा, और आपके जो इस बार बोर्ड्स हैं उसमें कॉमन एरर्स भी हैं, ओमिशंस है ना, यही तो है वो कॉमन एरर्स. तो उसमें प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस कम बनते हैं हालांकि, लेकिन कॉमन एरर्स ऐसी दिखाई देंगी जैसे आप देख पा रहे हैं. अब उसमें प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा या नाउन का आएगा या प्रोनाउन का आएगा वो मैं नहीं कह सकता, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रीपोजिशन का उसमें कम ही आता है, इसलिए थोड़े से कम है ना. बट आ जाए तो इन केस कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो आओ. पहला क्वेश्चन है डोंट. अच्छा, इसको सॉल्व करना तो आता है ना. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको कुछ गलती दिखती है तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है. कॉमन एरर का मतलब ये होता है. यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको गलती दिखती है तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है. यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको कोई गलती दिखती है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है. और आपको लगता है कोई एरर ही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर डी नो एरर आपका आंसर है. इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, डोंट लाफ ऑन द पुअर इफ दे कांट अफोर्ड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. गरीब लोगों पे मत हंसो, अगर वो लाइफ के कंफर्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो भी उन पे हंसो मत. क्या गलती है बताओ, बोलो क्या गलती है. ऑन द पुअर, वेरी गुड. लाफ एट द पुअर होता है, लाफ एट द पुअर होता है. एट वाली लिस्ट में आपको वो मिल जाएगा. ठीक है, निकालो, एट वाली लिस्ट निकालो. हाँ, ये फिक्स प्रीपोजिशंस की लिस्ट है. देखो एट में दिख रहा है क्या आपको लाफ एट? नहीं दिख रहा है तो हैंड टू हैंड नोट करो. नहीं दिख रहा है तो हैंड टू हैंड नोट करो क्विकली. पीछे चल, हाँ ये फिक्स प्रीपोजिशन वाली लिस्ट है, इसमें एट वाली लिस्ट देख. लाफ एट है भाई है. तो देखो आपने यानी कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी. एटलीस्ट आपको ये तो याद होना चाहिए कि वो इस लिस्ट में है या नहीं है. नहीं करी शैली? देखा था तो लाफ एट उसमें है. चलो खोल के रखो फिर भी, है ना. और अगर कुछ नहीं लाफ एट दिखा है इसमें, आपकी बुक में नहीं है और आपकी बुक में है, हाउ इज दिस पॉसिबल. वेक्स्ड एट, यहाँ पे लिखो लाफ एट, आपकी में नहीं है. ठीक है, सेकंड देखो. माय पेरेंट्स, अच्छा सही गलत कर देना जो भी शीट आपके पास है ना, या तो सही हो तो टिक मार्क कर देना, नहीं तो रॉन्ग कर देना. माय पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. मेरे पेरेंट्स ने प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोका, मुझे ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने से रोका. तो बताओ क्या गलती है, क्या हुआ बोलो. बेटा इसमें गलती है तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना. गलती देखो किस पार्ट में है.
इस पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्या हुआ? एक बार इसको खोलना बेटा चलिए। तो इन्होंने, कृतिका ने उस वाला वो वाले क्वेश्चन ही नहीं किए। कौन से क्वेश्चन किए हैं इसने? 45 क्वेश्चन ये वाले किए हैं, अगले वाले, और 25 ये वाले कॉमन एरर उसने किए ही नहीं। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, और थोड़ा यहाँ पे फोकस करो। माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी। प्रिवेंट के आगे हमेशा क्या आता है बताओ, कौन सा प्रीपोजिशन आता है? नहीं है याद? नहीं है? नहीं है? प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट के आगे क्या आता है? फ्रॉम। इन्होंने क्या लगाया है? इन। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो गई। प्रिवेंट फ्रॉम, किसी चीज से रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम होता है, साथ में रिफ्रेन फ्रॉम होता है, दोनों का मतलब सेम है। प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम वाली लिस्ट में नहीं है क्या? चेक करो। फ्रॉम वाली लिस्ट में है ना? चेक करो। है? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती गरिमा? एक बार भी नहीं खोल के देखा इसको? हम्म। तो फिर याद क्यों नहीं है? अभी तो देखना पड़ रहा है। हाँ सर है। पढ़ाई करने वाले को इतना नहीं देखना पड़ता। चलो, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो विवेक इज यंग, हालांकि विवेक यंग है, ही एंजॉयस लिसनिंग ऑल्सो। लिसन के बाद हमेशा टू आता है। लिसन टू, टॉक टू, बताया था आपको, ये तो क्लास में डिस्कस हुआ था। लिसन टू, टॉक टू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ही क्लाइंब, अब क्लाइंब नया है देखो, मैंने क्या कहा, कुछ नए मिलेंगे। तो क्लाइंब के आगे हमेशा अप या डाउन प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है? अप या डाउन। क्लाइंब, अगर आप अप क्लाइंब समझते हो ना, चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना। अगर आप ऊपर क्लाइंब कर रहे हो तो क्लाइंब अप, नीचे आ रहे हो तो क्लाइंब डाउन। तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम गलत हो जाएगा, अप द लैडर। क्लाइंब अप द लैडर टू रीच द सीलिंग। सीलिंग पहुंचने के लिए आप जाओगे, और मान लो ऑलरेडी सीलिंग और नीचे आ रहे हो तो फिर डाउन भी आ सकता है, लेकिन फ्रॉम तो कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस प्रोग्राम इज वेरी यूजफुल। यूजफुल के आगे क्या आता है बताओ? टू। टू वाली लिस्ट में चेक करो, हैंड टू हैंड चेक करो, ताकि याद होता जाए। यूजफुल टू है? नहीं है तो लिखो, क्योंकि मैं वो बता रहा हूँ ना कि कुछ शीट्स पुरानी है, उसमें नहीं है। नहीं है? लिखो यूजफुल टू। यूजफुल फॉर नहीं होगा, क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, रुको 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 रुको। बेटा यूजफुल फॉर ही होता है। यूजफुल फॉर ही होता है, गलती फिर भी इसमें ऑप्शन नंबर सी में। वो नया बुलाओ, उसको जल्दी बुलाओ। कोई आएगा? जल्दी आ जा भैया, जल्दी आ जा। नींद में से उठ के ही आया दिखे बस। हाँ, गाड़ी लेट चल रही थी। गाड़ी लेट चल रही थी, अच्छा घड़ी। हाँ, एक शीट इसको दे दो। तुम्हारे पास किस किस की है? तुम दो, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रही हो। तुम दो तुम्हारी शीट, कृतिका वाली शीट, पर कृतिका ने तो कुछ किया ही नहीं है। चर्चित वाली दे नहीं सकते। आपके पास किस किस की है? हाँ, ये गरिमा की आप लो, और कृतिका की आप इसको दो। हाँ जी, अब इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में एरर सुनना भैया। यूजफुल फॉर होता है, यूजफुल टू नहीं होता, ये तो करेक्ट है ना? फिर गलती क्या है? गलती ये है, ध्यान से सुनना। प्रीपोजिशन के बाद, कोई भी प्रीपोजिशन हो, उसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो वी नहीं आएगा, अस आएगा। कोई भी नाउन या प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म आएगी बोलो? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अच्छा, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, इस चीज को डिस्कस करो। प्रीपोजिशन के बाद, बेटा समझने पे ध्यान दो, है ना? गलत सही तो वैसे भी अच्छे मार्क्स नहीं है, आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी चैप्टर के लिए, तो वैसे ही सबके घटिया ही आएंगे, बट अब समझने पे ध्यान करो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आज की क्लास को ढंग से सुन लो। प्री पोजीशन में इससे बाहर कोई एरर नहीं बनेगी। बने तो मुझे बता देना, आपका बोर्ड का पेपर ले आना। ये परफेक्ट आपका 10th बोर्ड का हाईएस्ट लेवल है। फिक्स प्रीपोजिशन ही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन जो हम अभी कर रहे हैं। तो लिस्ट आपने याद नहीं करी, मुझे पता है, ऐसे मुंह उठा के आ गए थे एग्जाम में। अब कर लेना, अभी जो जो आ रहे हैं ये तो हैंड टू हैंड याद करते चलना। अभी जैसे दो तीन डिस्कस हुए, जैसे लेसन टू होता है, हैंड टू हैंड याद करो। लेसन टू होता है, ओके, है ना? क्लाइंब अप या क्लाइंब डाउन होता है, ये हैंड टू हैंड याद रखो। अब ध्यान से सुनो। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्या कहा मैंने? या फिर एक चीज और होती है, वो रेयर केस में आती है, जेरंड। जेरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस वाले केस को तो मैं एक बार साइड में हटा रहा हूँ, ये तो रेयर केस है। नाउन या प्रोनाउन आता है जनरली। नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी हमेशा। क्या कहा मैंने? नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा, उसकी ऑब्जेक्ट। अब नाउन की तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती, मतलब वही होती है, जैसे राम की सब्जेक्टिव फॉर्म भी राम,
राम के ऑब्जेक्ट, राम को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो भी राम लिखेंगे, राम को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो भी राम। तो नाउन से तो फर्क ही नहीं पड़ता, या एरर ही नहीं बनती, ऐसे कह लो। एरर किसकी बनती है? प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है, आई, मी, वी, अस। तो वहां पे बनती है एरर। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, बोलो। प्रीपोजिशन ऑफ दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद प्रोनाउन आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, क्या गलती है? अस करो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन देखो। दिस प्रोग्राम एम्फेसाइज विथ होता है क्या, बताओ? एम्फेसाइज विथ होता है क्या? नो प्रीपोजिशन आएगा? नहीं है याद? आपको मैंने 4 वर्ब्स बताई थी क्लास में ही, ये तो फिक्स प्रीपोजिशन का भी नहीं है, तो रेगुलर रूल्स का पार्ट है। 4 वर्ब्स थी, आप याद करो। एक तो थी आंसर, एक थी एम्फेसाइज, एक थी स्ट्रेस, और एक था पिटी। इन चारों में नो प्रीपोजिशन आता है अगर ये वर्ब की तरह यूज हो रहे हो तो, लेकिन अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहे हो तो इनके अलग अलग प्रीपोजिशन है। आंसर के बाद टू आएगा, एम्फेसाइज के बाद ऑन आएगा, और पिटी के बाद भी ऑन आएगा, और स्ट्रेस के बाद भी ऑन आएगा। तो विथ तो वैसे भी नहीं आएगा, विथ का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है, पर यहाँ पे ऑन भी नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, ये द प्रोग्राम सब्जेक्ट है, एम्फेसाइज वर्ब है। तो एज ए वर्ब अगर ये यूज होगा तो नो प्रीपोजिशन। लेकिन अगर ये एज ए नाउन यूज होगा, नाउन कैसे यूज होगा? एक वर्ब ऑलरेडी बीच में फिक्स हो गई, द प्रोग्राम पुट, ये वर्ब आ गई। तो ये वर्ब आ गई तो अब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है। तो फिर यहाँ पे एम्फेसाइज ना लिखे, इम्फेसिस लिखेगा। क्या लिखेगा वो? एम्फेसिस। अब ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, अब नाउन की तरह यूज हो रहा है तो फिर ऑन आएगा। समझ आया? कौन कौन से ये वर्ब्स? आंसर, स्ट्रेस, एम्फेसिस और पिटी। फिर से बोलो, आंसर, स्ट्रेस, एम्फेसिस, पिटी। जिसमें आंसर के बाद टू है, इन तीनों के बाद ऑन है। आंसर के बाद टू है, इन तीनों के बाद ऑन है, जब ये चारों नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। अगर इन चारों वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं तो चारों के बाद कुछ नहीं है, चारों के बाद कुछ नहीं है। समझ गए? चेक करो, सब्जेक्ट के बाद आ रही है तो वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आके फिर आ रही है तो नाउन है, फिर वो ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो बेटा ग्रामर भी मैथ से कम नहीं है, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। कुछ फिक्स चीजें होती हैं याद करने की, मानता हूं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग चीज है अगर ध्यान से पढ़ो तो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो। एक्ट्रेस वॉज एडमायरिंग, एडमायर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसको नो प्रीपोजिशन के लिस्ट में डालो। नो प्रीपोजिशन के कुछ वर्ब्स लिखवाई हुई हैं आपको 10-15, अगर उसमें है तो ठीक है, नहीं है तो डालो। ये रहे, पेज नंबर बोलना ये 171 देखो, ये देखो 15, 10-15 है ना, ये रही ना ऊपर, इधर अलग है क्या? 170, किसी बुक में 170 है, किसी में 171 है। इसमें देखो एडमायर है क्या? इन सब में नो प्रीपोजिशन चलता है, अगर एडमायर है तो ठीक है, नहीं तो एडमायर भी इसमें शामिल करो। ठीक है, एडमायर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बताओ किसमें आंसर गलती मानी जाएगी? बी। डी, बी बी। बी, ऑप्शन नंबर बी में गलती मानी जाएगी। समझ गए? 8th वाला देखते हैं। एम्प्लॉयर्स हैव टू रियलाइज दैट मेयर पेपर क्वालिफिकेशन इज नो गारंटी फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयर्स को ये सोचना पड़ेगा कि केवल पेपर क्वालिफिकेशन ही जॉब परफॉर्मेंस, सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती। मतलब एम्प्लॉयर्स आजकल पेपर्स देख के काम लेते हैं ना, आजकल तो फिर नहीं लेते हैं, पहले के एम्प्लॉयर्स क्या होते थे, इंटरव्यू लेने वाले पेपर्स देख के काम में लेते थे। तो उनको ही समझना पड़ेगा कि केवल पेपर में किसी के मार्क्स अच्छे हैं तो उससे कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल आपको परफॉर्मेंस देगा, जॉब परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, गारंटी के बाद कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आता है? ऑफ वाले लिस्ट में चेक करो, चेक करो, चेक करो, हंसो मत। है क्या? है? याद रहेगा आज के बाद? एटलीस्ट बोर्ड तक तो याद रहेगा। 100 बार बोलो यार, गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ गारंटी, कैसे याद नहीं होगा? समय तो दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ, तो इधर भी गारंटी 4 नहीं आएगा, ऑफ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो 9 क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9। ही सेज दैट ही इज टायर्ड विथ हिज वर्क, उसने कहा मैं अपने काम से थक चुका हूं। टायर्ड के बाद विथ आता है क्या? हम्म, अच्छा, आप डायरेक्टली चेक करोगे? तो ये काम एग्जाम से पहले करते तो अच्छा नहीं रहता?
अब देखो ऑफ वाली लिस्ट में है क्या? नहीं है? हाँ कैसे नहीं है? है सर। पढ़ा ही नहीं है, खोल के ही नहीं देखा। टायर्ड ऑफ, और एक और चीज सुनो, उसी ऑफ के आगे आप ऑब्लिक लग के अबाउट भी लगाओ। अगर आपको ऑफ नहीं है ऑप्शन में तो सेकंड जो कई चीजें हैं जिसमें एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। मेन तो आप ऑफ पे फोकस करोगे, ऑफ नहीं है तो फिर अबाउट भी लगा सकते हो, है ना? तो ब्रैक, हाँ, तो स्लैश लगा के लगा देना ना, पहला ऑप्शन फिर भी पहली प्रायोरिटी ऑफ, सेकंड प्रायोरिटी ऑफ। चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मार्क्स दे दो। एवरीबडी कंप्लेन, अब कंप्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्लेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, की बुक में मेंशन भी है, आपने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, इधर देखो। कंप्लेन टू somebody, अगेंस्ट somebody, ऑफ या अबाउट समथिंग, इसको एक ही सांस में पढ़ो और याद करो। समथिंग, ये somebody है, समथिंग है। कंप्लेन टू somebody, अगेंस्ट somebody, ऑफ या अबाउट समथिंग, क्या समझे? टू somebody, जिससे कंप्लेन कर रहे हो उसको टू से जोड़ो, जैसे आई कंप्लेन टू मौलिक। जिसकी कंप्लेन कर रहे हो उसको अगेंस्ट से जोड़ो, अगेंस्ट चर्चित। जिस बात की कंप्लेन कर रहे हो उसको ऑफ या अबाउट से जोड़ो, ऑफ हिज कॉलस नेचर या ऑफ हिज रॉन्ग बिहेवियर। समझ गए? जिससे कंप्लेन करोगे वो व्यक्ति होगा तो टू somebody, जिसकी कंप्लेन कर रहे हो किसी व्यक्ति की वो भी somebody होगा, अगेंस्ट somebody। और जिस बात के लिए कंप्लेन कर रहे हो, मुद्दा क्या है, वो मुद्दा समथिंग होगा, उससे पहले क्या लगाओगे, ऑफ या अबाउट। अब सुनो, जरूरी नहीं है कि उस सेंटेंस में तीनों चीज मौजूद हो सकता है ये दोनों हो सकता है ये दोनों, हो सकता है ये दोनों, आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है। हो सकता है जिसको कंप्लेन कर रहे हैं उसका जिक्र हो, जिसकी कंप्लेन कर रहे हो उसका जिक्र हो, लेकिन जिस बात की कंप्लेन कर रहे हो उसका जिक्र ना हो सकता है जिसको कंप्लेन कर रहे हो उसका जिक्र हो, जिस बात की कंप्लेन कर रहे हो उसका जिक्र हो सकता है जिसके लिए कंप्लेन कर रहे हो और जिस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हो इन दोनों का जिक्र हो, तो तीनों मौजूद होना कोई गारंटी नहीं है। इनमें से कौन कौन सी चीज मौजूद है उस हिसाब से प्रीपोजिशन फिक्स करना है, समझ गए? चलें अब, अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है? इतनी लंबी चौड़ी बात कहीं लिखी हुई है क्या? ढूंढ के बताओ, क्योंकि यही एक तरीका है आपसे पढ़ाई करवाने का। वैसे तो आप बुक खोलोगे नहीं, अभी मैं कहूंगा ना ढूंढो, कहाँ है? एक्सरसाइज से जस्ट पिछला पेज चेक करो जरा, एक्सरसाइज से जस्ट पिछला पेज मिला? जो हमने सीखा वही लिखा हुआ है, मौलिक को मिला? मिला? कंप्लेन टू somebody, अगेंस्ट somebody, और फिर अबाउट समथिंग। चलो आ जाओ 10th क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबडी कंप्लेन्स अगेंस्ट कॉलस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस। कॉलस का मतलब क्या होता है? क्रूअल, ठीक है? कॉलस का मतलब क्रूअल। अब देखो कॉलस का मतलब है मैं ये भी कह सकता हूँ कठोर, लेकिन मैं इंग्लिश सिनोनिम ही दूंगा आपको, ताकि आपको सिनोनिम्स भी याद होते चले जाएं। हिंदी वर्ड ना देके मैं आपको इंग्लिश सिनोनिम दूंगा। क्रूअल समझते हो ना, कठोर, क्रूर, है ना? तो हर कोई कंप्लेन करता है पुलिस के क्रूअल ट्रीटमेंट या बिहेवियर के बारे में। तो मुझे बताओ, अगेंस्ट के आगे जो चीज लिखा हुआ है, कॉलस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस, ये somebody है या समथिंग है? ये कोई व्यक्ति है या कोई बात है? बात है, तो बात के लिए अगेंस्ट थोड़ा आएगा, ऑफ या अबाउट आएगा। बोलो, समझ आया? अगर यहाँ पे पुलिस लिखा रहता, सुनो ध्यान से, अगर ये कॉलस ट्रीटमेंट ना होता, डायरेक्ट द पुलिस लिखा रहता, तो द पुलिस तो समथिंग होता, ओ समबडी होता, द पुलिस तो क्या होता, समबडी, फिर अगेंस्ट द पुलिस सही था। लेकिन पुलिस की कंप्लेन नहीं कर रहे हो भाई साहब, पुलिस तो बढ़िया है, पुलिस का ट्रीटमेंट बेकार है, पुलिस तो बढ़िया है, पुलिस का ट्रीटमेंट है, तो पुलिस का ट्रीटमेंट तो समथिंग की कैटेगरी में आएगा, पुलिस खुद समबडी की कैटेगरी में आएगी। आपको प्रीपोजिशन सोच समझ के बनना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब जिसको पकड़ लेते हैं वो अक्यूज्ड हो जाता है, पुलिस जिसको पकड़ लेती है, ठीक है ना? मुजरिम नहीं कह सकते क्योंकि मुजरिम तो साबित होने के बाद होता है, जब तक पकड़ा है तब तक वो अक्यूज्ड है ना? अक्यूज्ड वाज बाउंड बाय ए चेन एंड टेकन टू प्रिजन। अक्यूज्ड को चेन से बाउंड किया, बांधा, और प्रिजन जेल में ले गए। बोलो क्या गलती है? ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट। वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ आता है, बाई के आगे तो एजेंट आता है, यानी कोई आदमी होता जैसे जिसने उसको बांध दिया, जैसे राम ने बांध दिया तो मैं कह सकता हूँ अक्यूज्ड वाज बाउंड बाय राम। लेकिन ये राम थोड़ी ना है, ये राम श्याम मोहन थोड़ी ना, ये समथिंग है, तो समथिंग हमेशा इंस्ट्रूमेंट होगा, और इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ आएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी।
हाँ जी, अब 12th अगेन इंपॉर्टेंट है और शायद बुक में है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, तो पहले पढ़ लो, पहले सुन लो। देखो, डील के आगे दो प्रीपोजिशन आ सकते हैं। डील, डील के आगे दो प्रीपोजिशन आ सकते हैं। इधर ध्यान दो मौलिक, बाल बाद में सेट करना। डील के आगे दो प्रीपोजिशन आएंगे, या तो आएगा इन या आएगा विथ। दोनों का मीनिंग है अलग अलग। डील के आगे इन लिखा ना आपने, तो नहीं नहीं, समथिंग समबडी दोनों आ सकता है इसमें। डील के आगे इन लिख के आपने जो भी चीज भरी, वो उसका प्रोफेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? प्रोफेशन, उसका काम, जो वो काम करता है। और अगर आपने विथ भर के कुछ भरा, तो इसका मतलब होगा संबंधित होना या एसोसिएटेड होना। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ही डील्स इन क्लॉथ, वो कपड़े में डील करता है, तो कपड़े का उसका व्यापार है, उसका प्रोफेशन बन गया वो। समझ गए? समझ गए? डील इन के बाद जो वर्ड आ गया वो प्रोफेशन बनेगा। और मैंने कह दिया ही डील्स विथ, ही डील्स, भाई ही तो नहीं लिख सकता फिर मैं, क्योंकि व्यापार के लिए आप ही लिखोगे, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ले लिया, दिस कॉन्सेप्ट डील्स विथ, दिस कॉन्सेप्ट डील्स विथ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित है। डील विथ का मतलब संबंधित होना, डील इन का मतलब प्रोफेशन बताना। समझ गए? अभी क्लियर है? अब उधर से प्रोफेशन बता रहा है या संबंधित है, ये चेक करना है। तो 12th क्वेश्चन में तो वो संबंधित है, चेक करो। दिस बुक डील्स इन लिखा हुआ है, तो ये प्रोफेशन थोड़ा ना बता रहा है। द बर्निंग प्रॉब्लम आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट, ये किताब संबंधित है उन बर्निंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? जलाने की प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, लोग बागों को जला दिया जाता है ना, स्पेशली जो क्या बोलते हैं उसको, दहेज प्रथा में जला दिया जाता है बहुओं को, बेटियों को। तो उन प्रॉब्लम से ये कंट्री की उन प्रॉब्लम से ये किताब संबंधित है। उसमें वो उसका प्रोफेशन थोड़ी ना है कि लोगों को जला देना, है ना। ये प्रोफेशन नहीं है, संबंधित है। तो क्या लिखूंगा मैं? विथ। अब लगे हाथ, डील इन भी कहीं ना कहीं है, मेरे को ध्यान है, तो लगे हाथ उसको चेक करो ताकि दोनों एक साथ याद हो, है ना। तो 12th के बाद स्किप करो और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में आओ। कहीं ना कहीं तो मेरे को याद है कि डील इन है, क्योंकि एक्सरसाइज तो मैंने ही बनाई है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। अब ही डील्स इन क्लॉथ है, ही डील्स इन क्लॉथ, लगे हाथ उसको चेक कर लो, क्योंकि अपना काम तो क्या समझना है। क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 8। ही डील्स इन क्लॉथ किसकी? यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करो ना। तो इसमें 15 पे फिर डायरेक्ट ऑफ कर दिया ना। 15 पे, 15 तक तो कॉमन एरर है ना। अच्छा 15, ये किसकी कॉपी है बताओ? तो यहां से इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है। अब 8वां है ना, यहाँ पे मार्क कर लेना, तो 1 2 3 4 5 लिख देना। 15वां तो खुद ही था उस एरर में। अब उसने नहीं किया शायद 15वां, 15 के बाद उसने ऑफ लिखा है, दैट मीन्स यहाँ से उसने चालू कर दिया है ना। 15वां क्वेश्चन किया ही नहीं उसने, या उसको देखा ही नहीं। ठीक है, ओके, चलो चेक कर लिया सबने। चलो इधर ध्यान दो, करते रहना। मेन चीज उधर डील इन होता है, समझ गए? क्लियर है? चले नेक्स्ट। अब कहां तक कर लिया कॉमन एरर अपन ने ऊपर? अच्छा एक और चीज, प्रिवेंट फ्रॉम होता था ना, अभी बताया था, कौन से क्वेश्चन में बताया था हमने प्रिवेंट फ्रॉम? ये रहा, सेकंड क्वेश्चन में बताया था प्रिवेंटेड इन नहीं होगा, प्रिवेंट फ्रॉम होगा। तो उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि रिफ्रेन भी फ्रॉम होता है। तो ये रिफ्रेन फ्रॉम करो 18th में। नजर चली गई मेरी, ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेनिंग। प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, बोलो साथ में बोलते जाओ। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, दोनों का मतलब एक ही है, रोकना, रोकना, रोकना। ठीक है ना। उसने झूठ बोलने से रोका, ही उसको झूठ बोलने से रोकना चाहिए। ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग इट, उसको झूठ बोलने से अपने आप को रोकना चाहिए। ओके, तो प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, दोनों का मीनिंग सेम। ठीक है, चलो लगे हाथ जो चीज होती जाए उसको साथ में याद भी करते चलो। अब कौन सा करना है अपने को? 13th इज वेरी इजी, 13th इज वेरी इजी। द मून शाइन्स इन नाइट, जल्दी बताओ। एट नाइट एट नाइट आता है, फुल नाइट के लिए एट प्रीपोजिशन आता है, क्लास में अच्छा काफी डिस्कस किया था। ठीक है, अब बताओ मत किसका क्या गलत सही है, मार्क करते जाओ और खुद याद करते जाओ। ठीक है ना, खुद की नॉलेज पे ध्यान दो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14th वन थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग कह सकता हूं, मतलब इसमें प्रीपोजिशन सेलेक्ट ना करवा के प्रीपोजिशन के रूल्स के बारे में है ये। पढ़ो फिर भी। नीदर द सन, ये नॉट नहीं है पहली बात, तो ये नॉर है ना।
ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक, ये एरर नहीं है। इसको एरर बन गई। अरे प्रीपोजिशन सॉल्व करना है भैया, है ना, कंजंक्शन सॉल्व नहीं करना। नीदर द सन नॉर द मून वॉज विजिबल, ना तो सन ना ही मून विजिबल था, विजिबल यानी देखने योग्य था। एज ही लुक्ड आउट इन एब्सेंट इन टू द ब्लैक डार्कनेस विथ सराउंड, जैसे ही उसने बाहर झांक के देखा काली अंधेरी रात में जो उसको सराउंड घेरे हुई थी, ना तो उसको सूरज दिखा ना उसको। तो कोई भी मूवी का सीन मान लो, जैसे मान लो सपोज करो किसी आदमी को बंदी बना दिया है, किसी आदमी को बंदी बना दिया। अब उसने बहुत टाइम से वो चार दीवारी देखी है, उसने बाहर देखा ही नहीं। जैसे ही वो बाहर गया तो अब वो सूरज चांद ढूंढ रहा होगा, ना उसको सूरज दिखा ना चांद दिखा। कोई भी मतलब वो मान लो, है ना, ठीक है। वो मूवी देखी है आपने? नहीं नहीं, एक बड़ी हॉरर मूवी है, अगर देखी हो तो। हम्म, याद नहीं आ रही, जिसमें वो पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं, पहाड़ों के अंदर फिर वो बहुत दिनों तक पहाड़ों के अंदर ही घूमते हैं। वहां पे पता नहीं अजीब अजीब जंगली जानवर भी होते हैं। ये तो मेरे किसकी? नहीं नहीं नहीं, जानी दुश्मन है, उसको हिंदी में तो जानी दुश्मन है, लेकिन उसका इंग्लिश वर्जन भी आया था। चलो आएगा जब बताएंगे याद। हाँ जी। तो इसमें इसमें वो देखो, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन ही आ सकता है, और एब्सेंट एक एडजेक्टिव है। एब्सेंट आप किसके लिए कहोगे? किसी व्यक्ति के लिए कहोगे। तो नाउन के लिए जो चीज आती है वो तो एडजेक्टिव होता है ना। तो इसको आपको नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन होता है एब्सेंस, अनुपस्थिति, ये नाउन है। अनुपस्थित ये नाउन थोड़ी ना है, ये तो विशेषण है। ये तो किसी व्यक्ति के लिए कहोगे, जैसे राम अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित राम के लिए आया, तो नाउन के लिए जो चीज आती है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये तो एडजेक्टिव यूज कर लिया इसने प्रीपोजिशन के बाद, जबकि प्रीपोजिशन के बाद अभी अभी क्या बताया था मैंने, नाउन या प्रोनाउन। तो इस लेवल की आपके एरर नहीं आने वाली है, डोंट वरी। ये एक आध आपके एक्स्ट्रा नॉलेज की, आपके तो प्रीपोजिशन भरने की आएगी, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है इतनी लेवल पे आपकी एरर नहीं आएगी, लेकिन कभी ना कभी तो आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है। लास्ट देखो, शी लीड्स अ लग्जूरियस लाइफ, वो एक लग्जूरियस आरामदायक लाइफ जीती है। सो शी विजिट्स एवरीवेयर बाय अ कार, इसलिए वो हर जगह कार से जाती है। विथ ए कार तो गलत है, या तो होता है इन ए कार, या फिर होता है बाय कार। ज्यादा अप्रोप्रिएट है बाय कार। देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाय लगाते हैं, जैसे बाय कार, बाय ट्रेन, बाय फुट, बाय एयर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लगाते हैं? बाय। लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन लगा देते हो, ओ सॉरी आर्टिकल लगा देते हो, ए कार, ए या एन आर्टिकल लगा देते हो, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो स्पेसिफिक कार के बारे में कर रहे हैं, स्पेसिफिक किसी गाड़ी के बारे में। अभी मैंने कहा बाय कार, वो बाय कार जाती है, तो मैंने बताया था ना कौन सी गाड़ी। मैंने कहा कि आपने कहा कि सर कहाँ गए थे घूमने, मैंने कहा कि हैदराबाद गया था, कैसे गए थे, मैंने कहा बाय ट्रेन। तो आपको पता चल गया क्या कौन सी ट्रेन थी, क्या नंबर था उसका? मेरे नहीं पता चला। ये सिंपली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना हो गया कि ट्रेन से मैंने यात्रा करी। लेकिन अगर मैं ट्रेन स्पेसिफिक बताऊं, तो फिर मैं उसके आगे आर्टिकल लगाऊंगा और फिर इन लगाऊंगा। तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो इन ए कार कर लो, स्पेसिफिक कार को शो कर लो, या फिर बाय कार कर लो। लेकिन बाय ए कार तो नहीं होगा, आप दोनों बातें कह रहे हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बता रहे हो और स्पेसिफिक बता रहे हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो या तो बाय कार या फिर इन ए कार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो अब आ जाओ नीचे वाले, जो एक्चुअल आपका सब्जेक्ट मैटर है 10th क्लास के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, ऐसे ही रखे हुए आएंगे जनरली आपके ना। पहला क्वेश्चन बताओ, ही जंप्ड डैश द वेल, वेल मतलब कुआं है यहाँ पे ना। ही जंप्ड इन द वेल, into आपने क्या भरा है भाई साहब? in बना था मैंने अंडर या फिर इनटू। देखो आपको बताया था कि जब दहलीज क्रॉस हो तो इनटू या ऑन टू आता है। जब दहलीज क्रॉस हो तो क्या आता है? इनटू। तो पहले से ही दोनों कुएं में बैठा हुआ है, वो पहले तो बाहर है और फिर जंप कर रहा है, तो जंप करने से पहले वो कुएं की दहलीज से बाहर है, और जंप करने के बाद वो कुएं की दहलीज के अंदर है। तो बाहर से अंदर आने वाले सेंस में हमेशा इनटू भरते हैं। बाहर से अंदर, जैसे अभी मौलिक अंदर आया, मैं क्या कहूंगा? मौलिक केम इनटू द रूम, क्योंकि पहले तो बाहर था ना। समझ आई बात? तो इनटू आएगा। ये सेम टू सेम सेकंड में भी इनटू आ जाएगा। ड्रॉप दिस स्टिक इनटू द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर इस स्टिक को, इस डंडी को ड्रॉप करो। तो ऑलरेडी नहीं है ना उसके अंदर, वो ऑलरेडी नहीं है, उसकी बाउंड्री से बाहर है, बॉक्स की बाउंड्री से बाहर है। अब मैं कह रहा हूं उसको डालो, तो दहलीज क्रॉस हो गई। आप ऐसे सोचो, दहलीज क्रॉस हो जाए ना, किसकी? इसकी। जो भी प्रीपोजिशन के बाद चीज भरी जा रही है, जैसे वेल और बॉक्स, इनकी भाई साहब दहलीज क्रॉस हो जाए तो इनटू आएगा। तो वेल की दहलीज क्रॉस हो गई, और बॉक्स की भी बाउंड्री जो है वो क्रॉस हो गई, पहले वो बॉक्स से बाहर है, बाद में वो बॉक्स के अंदर जा रही है। ठीक है, मान जाओ दोनों। यू आर काइंड, काइंड के आगे क्या आता है बताओ?
यू आर काइंड डैश द पुअर, आप गरीबों के लिए। हाँ, टू आएगा, चेक कर लो कि काइंड के आगे टू, टू वाली शीट में है या नहीं है, नहीं है तो डाल दो, चेक करो फटाफट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की बुकलेट में हो, किसी की बुकलेट में ना हो, इसलिए मैं आपसे ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि याद भी होती चली जाए, आपकी बुकलेट भी कंप्लीट हो जाए। नहीं है तो डालो, डालो 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 डालो, और याद भी करो। ओके। अच्छा जी, ब्लाइंड के केस में क्या आता है, ब्लाइंड के केस में क्या क्या एरर आता है, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, वो एक आंख से अंधा है, यानी काना है। नहीं, विथ आ सकता है, नहीं विथ तो आता ही नहीं है। ब्लाइंड के आगे दो प्रीपोजिशन आ सकते हैं, इन या टू, लेकिन इन कब आएगा, टू कब आएगा, वो सुनो। ब्लाइंड के आगे कितने प्रीपोजिशन आ सकते हैं, या तो ब्लाइंड इन या ब्लाइंड टू। अब ब्लाइंड इन कब होगा, सुनो, जब एक्चुअल ब्लाइंडनेस की बात हो, एक्चुअल अंधा होने की बात हो, जैसे इसमें हो रही है, जैसे इसमें हो रही है, ठीक है। और ब्लाइंड टू का मतलब होता है एक्चुअल अंधा नहीं है वहां पे, वो वहां पे चीज को नजरअंदाज करना ब्लाइंड टू होता है, समझ गए, चीज को नजरअंदाज, एक्चुअल वहां पे अंधेपन की बात ही नहीं हो रही, ब्लाइंड टू के केस में एक्चुअल अंधेपन की बात ही नहीं हो रही, ब्लाइंड इन के केस में एक्चुअल अंधेपन की बात हो रही है। और इस चीज को आप एक्सरसाइज से जस्ट एक पेज पहले चेक करें, एक्सरसाइज से एक चीज एक पेज पहले चेक करें, ब्लाइंड इन ब्लाइंड टू क्या लिखा हुआ है, एक पेज या दो पेज। ब्लाइंड इन फिजिकली ब्लाइंड, ब्लाइंड टू मतलब नॉट पेइंग अटेंशन, यानी कि नजरअंदाज करना। दोनों के सेंटेंस पढ़ो, एग्जाम्पल में सेंटेंस पढ़ो दोनों के। अरे भैया ये पढ़ना, ठीक है, वो दाहिनी आंख से अंधा है तो फिजिकली ब्लाइंडनेस की बात है। अगला ब्लाइंड टू का गवर्नमेंट अंधी है लोगों की जरूरतों के लिए, तो गवर्नमेंट कोई आदमी थोड़ा ना जो अंधी है, यहाँ पे नजरअंदाज या अटेंशन पे नहीं करने से मीनिंग है, समझ आ गया, ब्लाइंड इन ब्लाइंड टू, फिजिकली ब्लाइंड होना ब्लाइंड इन, और नॉट फिजिकली ब्लाइंड होना नजरअंदाज करना ब्लाइंड टू। अब आपके सेंटेंस में फिजिकली ब्लाइंड है या नहीं है, चेक करो, चेक करो, है, आई लिखा हुआ है ना, एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मुझे उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है, ये तो सरल है काफी, उसमें, उसमें, इन हिम, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हिम, ये तो सरल था। एग्री के बाद क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, विथ नहीं आता, इसमें क्या आएगा, agree to somebody agree ऐसे होगा। हाँ ऐसे, मतलब ऐसे है, लेकिन एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो वो नहीं है तो कुछ ऐसा ही। सुनो ध्यान से, आप एक बार विथ वाली शीट चेक करना, विथ वाली शीट में, विथ वाली शीट में एग्री विथ है क्या, है, विथ वाली शीट में एग्री विथ है, पर यहाँ पे टू आएगा, तो सुनो ध्यान से, सुनो, लिख लो, टू वाली शीट में लिख लो उसको, है ना, टू में भी है, बस हो गया काम। क्या लिखा हुआ है, एग्री टू सजेशन प्रपोजल, तीसरी चीज क्या लिखी है, इनविटेशन। ये तीन शब्द अगर हैं तो टू भरना है, नहीं तो हमेशा विथ भरना है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अगर ये तीन शब्द हैं, प्रपोजल, सजेशन, इनविटेशन, तो क्या भरना है, टू, और इनके अलावा कुछ भी है तो विथ भरना है, क्योंकि जनरली एग्री के साथ विथ ही आता है, जनरली एग्री के साथ क्या आता है, विथ। ये तीन ऐसे मान लो अपवाद हैं। अब विथ का भी सेंटेंस देख लो ना, लगे याद आया था तो, ये रहा 30th, देखो 30th दिख गया मुझे, 30th। अब इसमें विथ आएगा, क्योंकि ना तो सजेशन है, ना प्रपोजल है, ना इनविटेशन है, इसमें क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। आई डू नॉट एग्री विथ व्हाट यू से, मैं जो आप कह रहे हो उसमें सहमत नहीं हूं। एग्री याद हो गया क्या, अच्छे से, अच्छे से याद हो गया। मेरे आज की क्लास का टास्क आपको प्रीपोजिशन याद कराना है, याद रखना है ना, और ऐसे याद करो कि आज के आज ही याद हो जाए, उसकी बात अभी करेंगे। प्रेफर के बाद फिक्स से टू आएगा, प्रेफर टी टू मिल्क, आई प्रेफर टी, प्रेफर टू वाली शीट में होना भी चाहिए, ये टू वाली शीट में होना भी चाहिए, प्रेफर टू है, ठीक है। आई प्रेफर टी टू मिल्क, इसका मतलब भी बताओ, सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, आई प्रेफर टी टू मिल्क का मीनिंग, दूध के अंदर टी गलत, बोलो शैली, इसका मीनिंग क्या है, आई प्रेफर टी टू मिल्क, प्रेफर का मतलब नहीं पता आपको, मैं टी की जगह प्राथमिकता देना, मैं दूध की जगह चाय प्रेफर करता हूं,
जैसे किसी ने कहा कि दूध लोगे, मैंने कहा नहीं चाय लूंगा, मैं ज्यादा चाय को प्रेफर करूंगा दूध के मुकाबले। तो जिसको आप ज्यादा प्रेफर करोगे उसको पहले लिखोगे और टू लगाओगे, और जिसको कम प्रेफर करोगे उसको बाद में लिखोगे। तो आप मिल्क को तो कम प्रेफर कर रहे हो, आप टी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। जैसे कि मौलिक प्रेफर्स स्लीपिंग टू स्टडिंग। सही है कि नहीं है? मौलिक सोने को ज्यादा प्रेफर करता है बजाय के पढ़ाई करने को। ठीक है, ओके। चलो आओ, ही डील्स, ये तो हो ही गया, छोड़ो। नाइन्थ वाला देखो। हाँ, इंक्वायर। इंक्वायर इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट। इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है इंक्वायर के बाद, कौन सा प्रीपोजिशन होता है? टू गलत। विथ आता है, नहीं, विथ भी गलत, विथ भी गलत, विथ भी साफ साफ गलत, इन बिल्कुल गलत। टू तो, फॉर भी गलत। 5-6 आंसर गलत हो गए, दैट मीन्स पढ़ के ही नहीं आए। क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ के आते तो 4-5 ऑप्शंस में तो आंसर मिल ही जाता। नहीं मिला? अब सुनो, अब सुनो। ऑप्शन है। देखो अब सुन लो इधर। हाँ, ऑफ somebody इनटू समथिंग, आखिरी वाली शीट में है ना शायद, जहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन इन खत्म हो रहा है, इनके जस्ट कुछ आगे फिक्स रूल्स दे रखे हैं, इसमें पढ़ो इंक्वायर ऑफ somebody इनटू समथिंग। अगर किसी व्यक्ति की इंक्वायरी कर रहे हो तो ऑफ राम, ऑफ श्याम, ऑफ मोहन, ऑफ somebody। किसी मुद्दे की इंक्वायरी कर रहे हो, किसी बात की इंक्वायरी कर रहे हो तो इनटू। तो मैटर क्या है, व्यक्ति या वस्तु? वस्तु। कोई राम श्याम मोहन नहीं है यहाँ पे, तो इनटू आएगा। क्या आएगा? इंक्वायर्ड इनटू द मैटर। नाइन्थ में इनटू। शी वेंट हरीडली डैश द रूम, वो जल्दी से रूम के अंदर गई। बहुत सरल है तो। जल्दी से रूम के अंदर गई तो पहले रूम के बाहर थी, तो दहलीज क्रॉस हो गई, इनटू द रूम। ओके। हरीडली तो देखो यहाँ पे आप हरीडली के हिसाब से मत भरने लग जाना, हरीडली तो एडवर्ब है ना, इसको भूल जाओ। अब पढ़ो सेंटेंस को, शी वेंट इनटू द रूम ही तो आएगा। अब वो जल्दी से गई, धीरे से गई, वो तो एडवर्ब बता रहा है, क्रिया विशेषण बता रहा है। डन। इट इज नाउ 7 डैश माई वॉच, ये हमने क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, घड़ी का टाइम बताते हैं। किया था कि नहीं किया था? मेरी वॉच में 7 बज रहे हैं। क्या आता था? ये इन तो ने उस टाइम भी भरा था, उस टाइम भी देखो करेक्ट किया था, आज भी तो इन्हीं भर रहा है। टू सॉरी। टू भी गलत है, बोलो। गलत। बाय, बाय माई वॉच होता है व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, बाय माई वॉच, मेरी वॉच के अंदर 7 बज रहे हैं, इसको बाय माई वॉच कहेंगे, इन माई वॉच या टू माई वॉच या एट माई वॉच नहीं कहेंगे। लाभ के बाद तो फिक्स है, पहला ही क्वेश्चन किया है आज हमने। लाभ के बाद क्या आता है? अरे आज का पहला क्वेश्चन किया है भाई, आज का पहला क्वेश्चन किया है। क्या भरा है उसमें? इसमें क्या भरा है? फिर आज किया हुआ क्वेश्चन भी याद नहीं है गरिमा? वी लाफ्ड एट हिम। अच्छा जी, द अक्यूज, वही अक्यूज का मतलब समझाया था मैंने अभी, जिसको पकड़ लेते हैं अपन शक के बिनान पे ये कोई मुजरिम हो सकता है, उसको अक्यूज बोलते हैं। अक्यूज प्लीडेड डैश मर्सी, मर्सी मतलब, मर्सी मतलब सॉरी। प्लीड का मतलब होता है माफी मांगना, प्लीड का मतलब क्या होता है? माफी मांगना, मतलब गिड़गिड़ा के माफी मांगने को प्लीड बोलते हैं, गिड़गिड़ा के माफी। मर्सी का मतलब होता है दया। हाँ, देखो हम कई बार कहते हैं मर्सी, तो उसका मतलब होता है दया करो। हम एक्चुअली मीनिंग वही, भाव वही होता है कि हम सॉरी मांग रहे हैं, लेकिन अगर अपन सॉरी ना बोल के मर्सी बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है मैं सॉरी मांग रहा हूँ और तुम दया करो। मर्सी का मतलब दया होता है। ओके। तो अक्यूज ने दया की भीख मांगी, ऐसे मानो, दया के लिए प्लीड किया, दया के लिए प्लीड फॉर मर्सी, दया के भीख मांगी, प्लीड फॉर मर्सी। रेमेडी, रेमेडी मतलब क्या होता है? देयर इज नो रेमेडी डैश दिस, इसका, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। डाटा याद था? कब याद था? रेमेडी मतलब उपचार या उपाय या सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है। रेमेडी मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन या उपचार। रेमेडी टू, टू वाली लिस्ट में देखो।
नहीं मिले तो बताओ। है? नहीं मिला? नहीं मिला? है। है? तो रेमेडी के बाद क्या आएगा? टू आएगा, लिखाओ। देर इज नो रेमेडी टू दिस। एंग्री अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जितने सरल है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एंग्री सरल सा है, इंक्वायर सरल सा है, कंप्लेन सरल सा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड लेवल पे सरल से शब्द ज्यादा आएंगे, है ना। अब एंग्री बहुत सरल है। अच्छा, एंग्री के जो रूल्स हैं वही अनॉय के रूल्स हैं, याद रखना। एंग्री ऑब्लिक अनॉय, एंग्री ऑब्लिक अनॉय। अनॉय मतलब तंग करना होता है, एंग्री मतलब गुस्सा करना या गुस्सा होना होता है, ठीक है। एंग्री विथ समबडी होता है और एंग्री एट समथिंग होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो विथ लगाओगे, जैसे आई एम एंग्री विथ हिम। लेकिन अगर आप किसी बात पे गुस्सा हो तो एट लगाओगे, आई एम एंग्री एट कोई भी बात कह दी मैंने। तो कैसे याद रखोगे, साथ में बोलो। एंग्री ऑब्लिक अनॉयड विथ समबडी, एंग्री ऑब्लिक अनॉयड एट समथिंग, बोलो साथ में। एंग्री ऑब्लिक अनॉयड विथ समबडी, एंग्री अनॉयड के रूल सेम है ना, विथ समबडी। एंग्री ऑब्लिक अनॉयड एट समथिंग। तो अभी जो यू है वो समबडी है या समथिंग है? समबडी, तो इधर क्या आएगा? विथ आएगा। ही आई एम एंग्री विथ यू। अच्छा, लगे हाथ एंग्री का और कोई सेंटेंस हो जिसमें समबडी की जगह समथिंग हो तो चेक करो प्लीज। नहीं है? आगे भी हो सकता है। अच्छा, अनोय का ढूंढ लो। एंग्री अनोय दोनों के रूल सही है भाई। एंग्री या अनोय, अनोय का तो होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि एक ही सेंटेंस। 37 चेक करो भैया अगली शीट पे। मैं अभी इसको स्क्रॉल नहीं कर सकता हूँ। चलो कर ही देता हूँ, डिलीट कर दूं ना फिर इसको। ये सब तो नोट कर लिए होंगे आपने, है ना। तो 15th में तो एंग्री विथ यू है। 37 कह रहे हो आप? 37 क्या है? आई वॉज अनॉयड। अब हिज ब्रदर अगेन समबडी आ गया तो इधर भी विथ आएगा, तो दोनों में विथ आएगा। हिज ब्रदर तो व्यक्ति है ना। अगर सुनो इधर देखो, ब्रदर्स बिहेवियर होता, देखो इधर, ब्रदर्स उसके भाई के व्यवहार, अब व्यवहार समथिंग है, अब क्या आ जाता? एट आ जाता। समझे क्या? ब्रदर लिखा हुआ है तो विथ आएगा, ब्रदर का बिहेवियर लिखा हुआ है तो एट आएगा, हाल फिलहाल क्या आएगा? विथ आएगा। चले नेक्स्ट पे। और नीचे नहीं है क्या यार? मेरे को ऐसा लग रहा है कि एंग्री अनॉयड एट का भी सेंटेंस है। एक बार क्विकली नीचे वाला ये रहा ना यार। लेकिन इसमें भी विथ ही आएगा, सिक्स वाले में भी विथ करो, नेक्स्ट के सिक्स वाले में भी विथ करो। आई वॉज अनॉयड सब में विथ ही भरवा रहा है ये। एट का सेंटेंस इसने दिया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी के सिक्स्थ में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, पहले ऐसे करना तो इसको क्या मानूं? इसके बाद यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट है। तो उसको काट दो, उसको मानो ही मत कुछ, और यहाँ से खेलो फिर, है ना। ठीक है, तो आई वॉज अनॉयड विथ आएगा, ठीक है। और कुछ दिख रहा है एंग्री अनॉय? तो खत्म करें इस मुद्दे को, फिर अगले मुद्दे पे चलें। एंग्री अनॉय दिख रहा है और कुछ कहीं चेक करो? और कहीं नहीं दिख रहा है मुझे तो। आपको दिख रहा है तो बोलो। नहीं है? चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो कहाँ थे हम, कहाँ पहुंच चुके थे? इल, इल के आगे क्या आता है? 16 पढ़ो। इल के बाद हमेशा विथ आता है। सफरिंग फ्रॉम इल विथ, याद करवाया था, सफरिंग फ्रॉम इल विथ। तो इल विथ फीवर। कंप्लाई, कंप्लाई मतलब क्या होता है? उसके अनुरूप बात, मतलब व्यवहार करना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि आपको स्कूल के रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी उन रूल्स को मानना, ओबे करना पड़ेगा, ऐसे मानो। कंप्लाई करना मतलब ओबे करना या उसको मानना। कंप्लाई के बाद क्या आता है बोलो? टू वाली लिस्ट में चेक करो। टू वाली लिस्ट में चेक करिए, कंप्लाई टू है क्या? अब विथ वाली लिस्ट में चेक करो, कंप्लाई विथ है क्या? है। शैली याद होगा। जानबूझ के टू में चेक करवाया मैंने ताकि ये भ्रम निकल, क्योंकि कंप्लाई टू ही लगता है सबको, सबको टू ही लगता है। आपको टू लगा आपकी गलती नहीं, सबको जिसने पढ़ा नहीं उसको टू ही लगेगा। इससे साबित होता है आपने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। कंप्लाई विथ होगा, क्या होगा? कंप्लाई विथ। ही कंप्लाइड विथ माई रिक्वेस्ट, टू नहीं होगा, ठीक है। ए ताने मार मार के याद करवा रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है, इसको मैं सोचना है कि सर मुझे हाईलाइट कर रहे हैं। अब बोलोगे नहीं कभी आप, कंप्लाई टू नहीं होता, कंप्लाई क्या होता है? विथ होता है। नेक्स्ट। 18 देखो, रिफ्रेन फ्रॉम हो चुका है। स्केप, स्केप यानी बच के निकलना, तो बच के निकला कहाँ से? जेल से, तो स्केप फ्रॉम होता है। स्केप का तो शायद मेरे हिसाब से रूल भी है। लेट मी चेक, स्केप का रूल भी है, होना चाहिए।
नहीं है क्या? एस्केप फ्रॉम, फ्रॉम की लिस्ट में देखो जरा। नहीं है। नहीं है। लिख लिख सकते हैं ना इसको, एस्केप नहीं, एस्केप के आगे फिक्स फ्रॉम नहीं लिख सकते, देखो स्केप के आगे हम फिक्स फ्रॉम नहीं लिख सकते। स्केप का मतलब होता है बच के निकलना। अब आप आगे वो वर्ड लगा रहे हो जहां से बच के आए हो तो फ्रॉम, और वो वर्ड लगा रहे हो जहां के बच के जा रहे हो तो टू एंड टू भी लग सकता है। अब बच के जेल में कोई क्यों जाएगा? जेल से ही बच के आएगा ना, तो यहाँ पे तो फ्रॉम फिक्स है, तो फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट में नहीं है, मीनिंग से सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट, रिटायर्ड, रिटायर्ड के आगे क्या आएगा? नो प्रिविलेज। ही हैज रिटायर्ड डैश सर्विस, वो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है, वो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है। आपको क्या लगता है ये बताओ? फ्रॉम लगता है किसी को? रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस? हम्म, तो फ्रॉम वाली लिस्ट में देख लो, नहीं है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे स्थान का नाम लूं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, तब तो आएगा फ्रॉम, ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूं तो, समझ गए? अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूं, जैसे कौन सी कंपनी से रिटायर हुआ है, जैसे ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम एमएलए पोस्ट, वो एमएलए पोस्ट से रिटायर हो गया ना। लेकिन यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है, तो सर्विस आप याद करो, ऑफ प्रीपोजिशन में हमने पढ़ा था कि टाइम में सेपरेशन और प्लेस में सेपरेशन के लिए ऑफ आता है। अब ये समय बता रहा है, उसकी सर्विस का समय से यहाँ पे मीनिंग है इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही हैज रिटायर्ड ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तो फ्रॉम, नहीं तो फिर ऑफ, ही हैज रिटायर्ड ऑफ सर्विस। आर यू क्वाइट श्योर डैश योर सक्सेस, क्या आप अपनी सक्सेस के बारे में श्योर हैं? ऑफ या अबाउट? ऑफ या अबाउट, देखो ऑफ की लिस्ट में है क्या? नहीं है तो लिखो, देखा ना? श्योर ऑफ अबाउट है। कैसे नहीं है? ऑफ या अबाउट दोनों ही है, ठीक है, ऑफ या अबाउट दोनों आ सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप ऑफ को दोगे, ठीक है, ऑफ ऑब्लिक अबाउट। हाँ जी, प्राइड का बताओ, प्राइड में क्या आता है? ही टेक्स ए प्राइड डैश हिज वर्क, वो अपने काम में प्राइड फील करता है, गर्व महसूस करता है। नहीं, एक फिक्स एक्सप्रेशन याद करवाया था आपको, यहां नहीं, शायद वर्ब वाले चैप्टर से ही चल रहा है ये, और मैंने उसका फिक्स प्रीपोजिशन भी याद करवाया था। टेक प्राइड इन होता है, टेक प्राइड इन, इसके एक एक वर्ड, इसका एक एक वर्ड फिक्स है, इधर टेक ही आएगा, इधर प्राइड ही आएगा, इधर इन ही आएगा। तो टेक का तो देखो इसने टेक्स कर दिया, वर्ब की वो फॉर्म तो चेंज हो सकती है, प्राइड तो क्या आएगा? इन। हाँ ठीक है, ये है फ्रेजल वर्ब, ये है। अब फ्रेजल वर्ब में आप प्राइड के आगे आर्टिकल लगा रहे हो, टेक का टुक कर रहे हो, हैज टेकन कर रहे हो, डजंट मैटर, वर्ब की वही फॉर्म है, मतलब उसी वर्ब की फॉर्म है ना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का मतलब समझते हो? फ्रेजल वर्ब का मतलब वर्ब फ्रेज की फॉर्म में है, तो टेक प्राइड इन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, टेक प्राइड इन, तो टेक्स प्राइड इन इस वर्ब का जाएगा। और आप एक बार इन प्रीपोजिशन में इसको चेक करना, लेकिन ये पूरा ही होगा, होगा तो टेक प्राइड इन, केवल प्राइड इन नहीं होगा, केवल प्राइड इन नहीं होगा, होगा तो पूरा होगा टेक प्राइड इन, इनमें तो नहीं है क्योंकि ये पूरा ही होगा जब भी होगा। तो आप एक काम करो, इसमें नोट करो उसको, ये इनके आगे जो ये कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इसमें लिखो टेक प्राइड इन, इस लिस्ट में नोट करो टेक प्राइड इन, इसमें नहीं, इनके आगे कह रहा हूं, आगे चलो, हाँ इसमें टेक प्राइड इन। चले नेक्स्ट, ही डाइड डैश ओवर ईटिंग, वो ज्यादा खाने से मर गया, बहुत सारे कारणों से मृत्यु के बारे में अपन ने प्रीपोजिशन सेट किए थे, याद है कुछ? यस। बीमारी से मरे तो ऑफ होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज से मरे तो फ्रॉम होता है, तो ओवर ईटिंग से हर कोई नहीं मरता, लेकिन ये मर गया तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई, तो फ्रॉम ओवर ईटिंग, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। और एक और डाई वाला सेंटेंस ये रहा, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, दोनों को फिल करो, दोनों में लॉस ऑफ ब्लड क्या ऐसे हो जाता है किसी को भी? लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड, हाँ तो लगना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है ना भाई, लगना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, एक्सीडेंट होगा तभी तो लॉस ऑफ ब्लड होगा, बैठे बैठे क्या ब्लड की लॉस कैसे होगी? ठीक है, कुल मिला के आपको फिक्स, सुनो मेरी बात, कुल मिला के आपको फिक्स कुछ चीजें बताई गई थी,
ठीक है, डिसीज, इलनेस, वाउंड, याद है कुछ आपको, उसमें ऑफ आएगा। उसके अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानोगे, और लॉस ऑफ ब्लड भी उसी कैटेगरी का माना जाएगा। आ जाओ, ही वॉज इल। अब इल के आगे तो विथ बताया था सर ने, विथ भर दूं क्या मैं यहाँ पे? अभी अपन ने देखो 16 में क्या भरा है, ही इज इल विथ फीवर, भरा है क्या? बोलो। तो फिर यहाँ पे भी विथ भर दूं क्या? अरे भैया विथ तब आएगा जब आगे बीमारी गिवन हो। मंडे टू फ्राइडे बीमारी है क्या? समय है, अरे टू के साथ फ्रॉम आता है, बच्चा बच्चा जानता है, फ्रॉम टू। मैथ्स में भी पढ़ते हैं, बिटवीन एंड का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रॉम टू का कॉम्बिनेशन होता है। बिटवीन और एंड का और फ्रॉम और टू का मैथ्स में क्वेश्चन ही किया हमने एपी वाले चैप्टर में। मैंने कहा था वन और वन टू, फ्रॉम 1 to 100, और बिटवीन 1 and 100 में 1 और 100 को काउंट नहीं करना है। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा आंसर, तो यानी उसका नो प्रीपोजिशन आंसर है। अब नो प्रीपोजिशन अगर सही होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो गलत कर देना। अभी 24 तो समझ लिया क्या आपने? हाँ, इन्विगिलेटर मत बनो कि चेक करने पे ही ध्यान जा रहा है, खुद की समझ पे भी। आपकी भी कॉपी कोई ना कोई चेक करेगा, बोर्ड में आने वाले हैं भी बोर्ड, तो यहाँ समझने पे ध्यान दो पहले। ठीक है, फ्रॉम और टू कॉम्बिनेशन में आएंगे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके, अगर यहाँ पे एंड होता टू की जगह तो बिटवीन आता, बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे। बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होगा, फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन। हाँ जी, शुगर सेल्स डैश रुपीज 180 क्विंटल। शुगर की ये क्या बताइए इन्होंने? प्राइस। और प्राइस के लिए हमेशा एट प्रीपोजिशन आएगा। प्राइस बताने के लिए हमेशा क्या आएगा? एट प्रीपोजिशन आएगा। तो शुगर सेल्स एट। लेटस वर्क डैश पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। चलो, शांति और समन्वय के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो बहुत सरल था, है तो फिक्स रूल्स, मतलब मीनिंग वाइज ही पता चल रहा है। लेटस वर्क फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। 27 तो कर ही दिया फ्रॉम। 28 देखो, द टेम्पल इज क्लोज डैश माई हाउस। वो मंदिर मेरे घर के करीब है, तो क्लोज, क्लोज आगे बोलो, क्लोज। नहीं नहीं, कोई मेरे घर के पास में कोई मंदिर है, वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। क्लोज यहाँ पे क्लोजनेस होना, समीपता होना, निकटता होना, वो वाला क्लोज है। क्लोज मतलब बंद वाला क्लोज नहीं है। टू माई हाउस, अगर बंद वाला क्लोज होता तो क्या था? क्लोज्ड होता। समझ गए? अगर यहाँ पे मैं क्लोज्ड लिख दूं तो ये फिर टेम्पर बंद है। ठीक है, हमने सीखा था ना क्लोज फ्रेंड, तो क्लोज फ्रेंड मतलब निकट फ्रेंड। तो क्लोज टू माई हाउस। ठीक है, डेट बताते हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन लिखते हैं? क्लॉकवाइज टाइम के लिए एट, डेट के लिए ऑन। शी वॉज बॉर्न ऑन 15th August 1999। डन। अगर क्लॉकवाइज टाइम हो तो एट, और अगर डेट बताएं तो ऑन, और अगर मंथ या ईयर बताएं, केवल मंथ या ईयर, अभी जैसे 15 अगस्त तो डेट हो गई है ना, केवल अगस्त आता तो फिर इन आता। मंथ या ईयर के केस में क्या आएगा? इन आएगा। डेट आ गई तो ऑन आएगा। आई डू नॉट एग्री हो चुका है। आई रिलाय, रिलाय के आगे कौन सा? रिलाय मतलब होता है, रिलाय करना है ना, विश्वास करना। जैसे रिलायंस, रिलायंस मतलब विश्वसनीय, रिलायबल मतलब विश्वसनीय है ना, रिलायंस मतलब विश्वास। तो आई रिलाय डैश इज हेल्प, मैं उसकी मदद पर विश्वास करता हूँ। ऑन। रिलाय के आगे ऑन या अपॉन, ऑन की लिस्ट में देखो, रिलाय के आगे ऑन या अपॉन, रिलाय के आगे ऑन या अपॉन, ऑन की लिस्ट में चेक करो फटाफट। नहीं मिला? पीछे पलटो, इधर देखो, मिला? ओके, नेक्स्ट क्लास से नहीं पढ़ के आएगी गरिमा तो मैं क्लास में खड़ा कर दूंगा हैंड्स अप करवा के पूरी क्लास में। समझ गई? और मम्मी से कंप्लेन करनी पड़ेगी आपकी, आप दोनों की करनी पड़ेगी। बोथ ऑफ यू आर नॉट स्टडिंग। जब शुरुआत में आए थे तो जो जज्बा था पूरा खत्म कर दिया अभी आपने। छुट्टियां मिली थी 10 दिन की, तो इसको ही बैठ के रिवाइज कर लेते हैं। आई मस्ट रिप्लाई डैश इज लेटर। रिप्लाई के आगे क्या आता है? रिप्लाई करते हैं किसी को, सामने वाले को रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई टू। ठीक है ना? आई मस्ट रिप्लाई टू हिज लेटर, मुझे उसके लेटर का रिप्लाई करना है। लेटर को रिप्लाई करते हैं, लेटर का रिप्लाई नहीं करते हैं, लेटर को, उस लेटर को रिप्लाई कर रहे हैं अपन। कुड आई प्लीज स्पीक डैश में द मैनेजर। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूं? तो मैनेजर से बात करेंगे टू, वही सेम ऊपर वाला रूल चल जाएगा। लेटर को रिप्लाई कर रहे हो, मैनेजर को बातचीत कर रहे हो। आई होप यू विल सक्सीड इन योर टास्क। देखो इन वाली शीट में है क्या? सक्सीड इन, सक्सीड इन, सक्सीड इन यानी सफल होना। मैं होप करता हूं कि आप अपने टास्क में सक्सीड होंगे, आप अपने काम में सफल होंगे, तो सक्सीड इन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कितने हैं ये टोटल? हो गए क्या?
अच्छा 8-10 हो रहे हैं। हाँ, जैसे रिप्लाई टू होता है वैसे राइट टू होता है। मैं मेरे फ्रेंड को लिख रहा हूँ, ओके, कोई लेटर लिख रहा हूँ या कोई बात नोटिस लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे रिप्लाई टू होता है वैसे ही, वैसे ही बोलो राइट टू होता है, बोलो रिप्लाई टू राइट टू। वेयर हैज द बस कम डैश, ये बस कहाँ से आई है, तो बोलो क्या आएगा। वेयर हैज द बस कम डैश फ्रॉम, ये बस कहाँ से, सपोज करो मैं स्टेटमेंट देता तो कैसे देता, द बस हैज कम फ्रॉम दिल्ली, ऐसे तो देता बस दिल्ली से आई है। जब मैं पूछूंगा तो फिर दिल्ली, तो दिल्ली की जगह तो वेयर ले लेगा, लेकिन फ्रॉम तो आएगा। वेयर हैज द बस कम फ्रॉम, कहाँ से ये बस आई है। अच्छा अब सुनो यहाँ पे, अगर यहाँ पे गॉन लिख दूं, कम की जगह क्या लिख दूं, तो फिर टू आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, बस जाएगी आएगी, तो आएगी तो कहां से आएगी, तो फ्रॉम आएगा, और जाएगी तो कहां जाएगी, गॉन टू आ जाएगा। वेयर हैज द बस गॉन टू, ठीक है। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम कैम कम, तो कम की थर्ड फॉर्म है तो फ्रॉम लगा देना, गो की थर्ड फॉर्म है तो, ऐसे मान लो कम फ्रॉम होता है गो टू होता है, कम फ्रॉम होता है और गो टू होता है। आई वॉज अनॉयड, ये तो कर ही लिया। इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपकी शीट में भी नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, और ये थोड़ा अजीब भी लगेगा आपको। हाँ, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बोलो, ध्यान नहीं, लेटर पे ध्यान दो, नहीं। इंटरेस्ट का मतलब है विश्वास करके सौंप देना, सौंप देना, है ना। तो है ही इंटरेस्टेड मी डैश द लेटर, उसने मुझ पे विश्वास करके ये लेटर मुझे सौंप दिया, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद विथ आएगा, लेकिन इंटरेस्ट के बाद विथ लगाने का तरीका सुनो। इंटरेस्ट पहले देख लो ध्यान से, somebody with समथिंग, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। इंटरेस्ट के आगे जिसको सौंप रहे हो उसके बीच में तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन जो चीज सौंप रहे हो उसके लिए विथ प्रीपोजिशन आएगा। तो इंटरेस्ट के बाद डायरेक्ट मी आ रहा है, somebody आ रहा है, जिसको, जिस व्यक्ति को चीज सौंपी जा रही है उसके बीच में तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन उसे क्या चीज सौंपी जा रही है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपी जा रही है उसके लिए विथ आएगा। अब आप ये विथ वाली शीट में देखो एक बार, है क्या, एंट्रस्ट somebody विथ समथिंग, एंट्रस्ट somebody विथ समथिंग है क्या, विथ वाले शीट में है क्या, एंट्रस्ट somebody विथ समथिंग, नहीं है। चलो पीछे देखो फिक्स वाले में, और नहीं है तो फिर लिखो इसमें, देखो इसमें नहीं है, तो फिर आप एक काम करो, इसको विथ में ही नोट करो, विथ में नोट करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि विथ somebody में तो कुछ नहीं आ रहा और समथिंग में जो आ रहा है वो विथ आ रहा है। एंट्रस्ट somebody विथ समथिंग, एंट्रस्ट somebody विथ समथिंग, डन। ओके, डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, 39 पे आ गए हम। ही डिस्पेंस्ड डैश माई सर्विसेज, डिस्पेंस का मतलब, पहले मतलब फिर प्रीपोजिशन, डिस्पेंस का मतलब, हम्म, ना, डिस्पेंस का मतलब है किसी चलती हुई चीज को रोक देना या उसके बिना काम चलाना, उस चीज के बिना काम चलाना। तो ही डिस्पेंस माय सर्विसेज का मतलब है उसने मेरी नौकरी बंद कर दी, मतलब उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, उसने मेरी सर्विसेज को डिस्पेंस कर दिया, समझ गए। अब प्रीपोजिशन, विथ वाली शीट में देखो है ना, विथ वाली शीट में देखो होगा डिस्पेंस विथ, ओके। उसके बिना काम चलाना, डिस्पेंस विथ का मतलब क्या होता है, उसके बिना। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि मुझे अब तेरी जरूरत नहीं, मैं तेरे बिना भी काम चला सकता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम डिस्पेंसिंग विथ यू, अब तू, तेरे से अलग हो रहा हूं मैं, अब मैं तेरे बिना ही काम करूंगा, हाँ मैं तेरे तेरे बिना ही अपना काम चलाऊंगा, है ना। देर इज नो कॉस्ट, कॉस्ट भी फिक्स प्रीपोजिशन की शीट में है, कॉस्ट 4 वाली शीट में देखो, कॉस ऑफ होगा क्या, कॉस ऑफ कॉस 4 थोड़ा डाउटफुल है, चेक करो, दोनों चेक करो, ऑफ में भी देखो 4 में भी देखो। दोनों में नहीं निकला तो दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं है, एक बार पीछे करो, नीचे वाली शीट में है क्या कॉस, देखना एक बार, नीचे वाले मतलब क्वेश्चंस में, ठीक है, तो कॉस ऑफ लगाओ, देर इज नो कॉस,
ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि आप एक से सुनो, कई बार डॉक्टर पूछता है इसकी मौत का कारण क्या है, तो क्या बोलता है वो? कॉज ऑफ डेथ। क्या बोलता है? कॉज ऑफ डेथ। तो एंग्जाइटी समझते हो ना, व्याकुलता, उसकी व्याकुलता का कोई कारण नहीं है, कॉज ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है, तो ऐसे सोच लिया करो कि यार कॉज के आगे हमने कौन सा कब कहाँ पे शब्द सुना है, तो कॉज ऑफ डेथ तो हमने सुना ही है ना, कॉज फॉर डेथ थोड़ा ना सुना है, कॉज ऑफ डेथ। एक्सेप्शन के आगे टू आता है, टू वाली शीट में चेक करो, अपवाद। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर रूल का अपवाद होता है, ये जो दिख रही है, नहीं है क्या? नहीं, चेक करो, नहीं है तो लिख दो, नहीं है तो लिख दो, ये तो टू में आएगा ही आएगा, एक्सेप्शन टू, लिख दो एक्सेप्शन टू, देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। पर एज भी तो आता है, किसमें? एज एक्सेप्शन। समझा नहीं क्या कह रहे हो, एक्सेप्शन की स्पेलिंग के लिए कह रहे हो? नहीं, तो एस भी तो आता एज है। भी तो आता है, एक्सेप्शन एज, देखो, एक्सेप्शन आप हमको जब प्री पोजिशन भरना है, किस चीज का अपवाद बता रहे हो? अब आप तो अपवाद ही बता रहे हो भाई, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एज करके आप वो अपवाद बताओगे कि साहब ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये किस चीज का एक्सेप्शन है उसको आप टू से कनेक्ट करोगे। ठीक है, समझ गए? वी होप, होप के आगे फोर आता है, फोर की शीट में चेक करो, होप फॉर एन इजी एग्जामिनेशन, सरल सा है, याद रखना, होप के आगे फोर आता है, फोर की शीट में चेक करो एक बार, फोर फोर पहला ही पहली शीट मिला, सॉरी फॉर होप फोर। ऑब्जेक्ट के आगे टू आता है, ऑब्जेक्ट के आगे, ऑब्जेक्ट का मतलब बताओ क्या है यहाँ पे? विरोध करना, ऑब्जेक्शन करना। ओके, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? विरोध करना। सो डू यू ऑब्जेक्ट टू माई ओपनिंग द विंडो, क्या मेरा विंडो खोलने पे आपको विरोध है, आपको ऑब्जेक्शन है? डू यू ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, आई विश टू रिमाइंड यू डैश द प्रॉमिस यू मेड, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा जो आपने मुझे प्रॉमिस किया है, तो रिमाइंड के लिए याद रखो, रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग, रिमाइंड समबडी ऑफ या अबाउट समथिंग, ऑफ या अबाउट समथिंग, ये एक्सप्रेशन पहले तो देखो बुक में कहीं है क्या, ऑफ वाली शीट में देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है? रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग। ठीक है ना, लेकिन अबाउट भी सेकंड प्रायोरिटी में लेके चलना, ऑफ और अबाउट देखो एक दूसरे की जगह काम आ जाते हैं ना, रेसिप्रोकल नहीं कह सकते, सिनोनिम कह सकते हैं ना, जहां पे ऑफ शीट में नहीं है, मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो आप अबाउट यूज कर सकते हो। तो जिसको रिमाइंड करवा रहे हो उसको तो कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ, जिस चीज के लिए रिमाइंड करा रहे हो उसके लिए ऑफ लगाओ। तो आई विश टू रिमाइंड यू, यू को रिमाइंड करा रहे हो तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन किस चीज के लिए रिमाइंड करा रहे हो उसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। किसमें? ये टू दिख रहा है साहब, ऑफ कैसे लगेगा भैया, इधर से पढ़, अगर एफ भी पढ़ लेगा तो फो होगा ना, ये ऑफ कैसे होगा? हाँ जी, एग्री का तो हो गया ना बेटा, एग्री के साथ क्या आता है? एग्री के साथ क्या आता है बोलो? एग्री विथ होता है हमेशा, लेकिन अभी सजेशन वगैरह, सजेशन प्रपोजल और इनविटेशन में टू होता है, एग्री के साथ वैसे क्या होता है? एग्री टू नहीं होता कभी भी, एग्री विथ ही होता है, एग्री विथ यू, है ना, लेकिन ये तीन वर्ड्स आ जाए, इनविटेशन, सजेशन और प्रपोजल, तो फिर टू आएगा। ओके, चलो लास्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस चलें, चलें। आई सॉ हिम फेलिंग ए बिग ट्री, मैंने उसको एक बड़ा ट्री गिराते हुए देखा। ठीक है ना, अच्छा फॉलिंग और फेलिंग में क्या डिफरेंस है? वैसे तो ये प्रीपोजिशन का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, ये वर्ब का पार्ट एंड पार्सल है। अच्छा, और फेलिंग? देखो, करीब करीब मतलब थोड़ा बहुत आपने कनेक्ट किया उससे। फॉलिंग मतलब गिरना, फेलिंग मतलब गिराना। फॉलिंग मतलब गिरना, जब सब्जेक्ट अपनी मर्जी से नहीं गिरे, गिर जाए बस, तो फॉल, जैसे कोई आदमी गिर जाए, अब मर्जी से थोड़ा गिरा होगा, लेकिन यहाँ पे पेड़ अपनी मर्जी से थोड़ा गिरा है, मतलब पेड़ को ये जो आई है, ये जब देख रहा है तो पेड़ अपनी मर्जी से थोड़ा ऐसे ही गिर गया, उसको गिराया गया है। या फिर ऐसे देख लो, सुनो आप, सकर्मक अकर्मक, आप एक्शन करके गिरा रहे हो तो फेलिंग, और विदाउट एक्शन ऐसे ही कोई गिर जाए तो फॉलिंग। ठीक है, तो आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, वो गिरा रहा है ना एक्शन करके, तो सकर्मक क्रिया हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब है तो फेलिंग आएगा। अब प्रीपोजिशन की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट है भैया, किसकी मदद से आप काम कर रहे हो? इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या आता है? विथ एन एक्स, इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ आएगा। एंक्शियस, एंक्शियस फिक्स प्रीपोजिशन है, एंक्शियस यानी चिंतित होना, व्याकुल होना, द मदर वाज एंक्शियस दैट्स द सेफ्टी ऑफ हर सन, वो माता जी जो थी व्याकुल थी अपने बेटे के सेफ्टी के लिए। क्या आएगा? एंक्शियस फोर, फोर वाले लिस्ट में देख लो,
है? नहीं है। एंशियस अबाउट समथिंग। है अबाउट समथिंग है। ओके, लेकिन एंशियस 4 भी आएगा उसके नीचे ही पढ़ो, है क्या? नहीं है ना भैया? ये- लेकिन यहाँ पे अबाउट आएगा। आप सुनो, सुन लो भैया, रूल्स पढ़ लो, इधर देखो। एंशियस फॉर समबडी, एंशियस अबाउट समथिंग। अगर किसी व्यक्ति के लिए व्याकुल है तो फॉर, और किसी मुद्दे के लिए, किसी वस्तु के लिए व्याकुल है तो अबाउट। तो अब सुनो यहाँ पे, अगर ये 10 FT नहीं होता, डायरेक्ट हर सन होता, तो क्या आता? एंशियस फॉर हर सन। लेकिन बेटे के लिए नहीं व्याकुल है वो, बेटा तो मौज कर रहा होगा, बेटे की सेफ्टी के लिए व्याकुल है, तो सेफ्टी समथिंग की कैटेगरी का एक्सप्रेशन है, समबडी का नहीं है, इसलिए क्या आएगा? अबाउट आएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा ना, याद भी करो। एंशियस फॉर समबडी, एंशियस अबाउट समथिंग, एंशियस फॉर समबडी, एंशियस अबाउट समथिंग। द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग, डैश देम से बहुत सारा ले दो। 4 हैं, 2 से ज्यादा है तो अमंग, और 2 के लिए क्या आता है? बिटवीन। तो ब्रदर्स 4 है ना, तो अमंग आ जाएगा, अमंग देमसेल्व्स। ये तो पहला ही क्लास में सीखा था हमने। विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट डैश, बर्स्ट का मतलब होता है टूट जाना, एक ही क्षण में वो आंसुओं में टूट गया, मैंने टूट फूट के रोने लगा। गलत। आपके आखिरी के एक्सरसाइज से जस्ट पहले कुछ एक्सप्रेशंस हैं, शायद उसमें है। बर्स्ट इनटू होता है और प्लंग्ड इनटू होता है, दोनों के लिए इनटू होता है, चेक करो। बर्स्ट इनटू होता है, और अच्छा उस वाले में ही है ना जिसमें भी अपन ने ये एंशियस वाला चेक किया है, उसी में देखो बर्स्ट इनटू प्लंग्ड इनटू दोनों साथ में ही है। प्लंग्ड इनटू मतलब होता है कूद जाना, और बर्स्ट इनटू का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, तो बर्स्ट इनटू और प्लंग्ड इनटू, इसमें भी इनटू और प्लंग्ड का भी सेंटेंस है शायद, चेक करो। ये रहा 13th, देखो इसमें भी भरो इनटू। द सिटी वॉज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस ड्यू टू ए सडन पावर फेलियर। वो शहर अंधेरे में कूद पड़ा, यानी अंधेरे में डूब गया, ड्यू टू सडन पावर फेलियर, एकदम से लाइट चली गई, पावर फेलियर मतलब लाइट चले जाना। दोनों में इनटू भर दोगे, दोनों को याद कर लोगे, कर लिया? बर्स्ट इनटू, प्लंग्ड इनटू, बर्स्ट इनटू, प्लंग्ड इनटू। स्टेडी माइंड, ट्रायम्फ के बाद हमेशा ओवर आता है, ये भी शायद उसी में लिखा हुआ है जहां पे ये प्लग्ड इनटू और बर्स्ट इनटू लिखा हुआ है, चेक करो। ट्रायम्फ के बाद ओवर आता है, ट्रायम्फ का मतलब होता है फतेह हासिल करना, फतेह हासिल करना। और ट्रायम्फ ओवर डिफिकल्टीज, यानी कि डिफिकल्टीज के ऊपर। क्या? हमारे ट्रांसफर सर्जरी है बुक में इंग्लिश की। देखो, जिस चीज के ऊपर हम फतेह हासिल कर रहे हैं उसके लिए ओवर आएगा। अब आपका किस रेफरेंस में वो पता नहीं है, सर्जरी के रेफरेंस। तो सर्जरी के ऊपर थोड़ा ना फतेह हासिल कर रहे हो आप, उसकी बीमारी के, वो आप मुझे बताना एग्जैक्ट क्या है, बाकी ट्रायम्फ के ऊपर तो ओवर ही आएगा। यू कैन चेक इट इन योर गूगल ऑल्सो, है ना? आ जाओ। अनोय के साथ कर दिया था ना हमने विथ, चले ना आगे? अरे बोलो, अनोय के बाद विथ कर दिया था किसमें? नहीं नहीं, ऐसा लिखना जरूरी नहीं, ऑप्शन में टिक है तो भी आंसर। चलो देखो इधर देखो। हाँ जी, ये बताओ आप तो कहाँ थे हम, कौन सा वाला कर रहे थे? फिफ्थ में, फिफ्थ में तो बी था, सिक्स्थ वाला हमने कर लिया ऑलरेडी। क्या था इसका आंसर? क्या था? डी, हाँ। क्योर के बाद ऑफ आता है, क्योर ऑफ दिस डिसीज, ऑप्शन नंबर बी, क्योर यानी कि इलाज करना। यू विल बी क्योर्ड ऑफ दिस डिसीज एट द अर्लीस्ट, आपको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से आजाद करा दिया जाएगा, आपकी इलाज कर दिया जाएगा। क्योर के बाद क्या आएगा? ऑफ, क्योर ऑफ। डिसगस्टेड, एट वाली शीट में देखो। अच्छा, डिसगस्टेड के साथ विथ भी आएगा क्या, चेक करो, एट वाली शीट में देखो। हाँ, विथ और एट दोनों हैं, है ना? पहली प्रायोरिटी क्या है? विथ। तो देखो भैया, पहली प्रायोरिटी विथ है, ऑप्शन में नहीं मिले तो, नहीं दिखा, पहली प्रायोरिटी क्या है? विथ, ऑप्शन में नहीं मिले तो एट, पर ऑप्शन में दोनों मिले तो इसमें, जिसने विथ भरा है उसको भी मार्क्स दो, जिसने एट भरा है तो, क्योंकि दोनों ही है तो फिर उसकी क्या गलती है ना? ठीक है, तो डी और ए दोनों वाले को मार्क्स दो। डिस्गस्टेड विथ भी होता है, डिस्गस्टेड एट भी होता है, दोनों नहीं भरे तो ऑब्वियसली कर लेते हैं, अब इसमें ये भी पूछने की बात है। रख देना बैग में, क्या फंस गया तेरा? मैं देख रहा था शब्द मुश्किल। हाँ, द गवर्नमेंट एग्री टू पे कॉम्पनसेशन फॉर होता है, चेक करो 4 वाली लिस्ट में। कॉम्पनसेशन का मतलब भी बताओ, मुआवजा, भरपाई या मुआवजा।
कॉम्पनसेशन यानी भरपाई या मुआवजा। गवर्नमेंट ने एग्री किया, सहमत हो गई गवर्नमेंट। डैमेज्ड क्रॉप्स, लैंड एंड कैटल, जो फसल डैमेज हुई है, जो जमीन डैमेज हुई है, और कैटल समझते हो मवेशी, जो भेड़ बकरी डैमेज हुए हैं, मान लो कोई बाढ़ आ गई तो उसमें दोनों तीनों चीज डैमेज हो सकती है ना, उसका मुआवजा देने की गवर्नमेंट ने एग्री कर ली। कॉम्पनसेशन फॉर। एफिलिएटेड टू होता है, एफिलिएटेड टू होता है, ठीक है ना। एफिलिएटेड का मतलब उससे मान्यता प्राप्त। द कॉलेज इज एफिलिएटेड टू कानपुर यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। ये कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी उससे मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आपका स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड हो सकता है, किसी का स्कूल आरबीएसई से एफिलिएटेड हो सकता है, तो एफिलिएटेड टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एफिलिएटेड टू। नेक्स्ट, ही इज सो प्राउड ऑफ हिज वेल्थ दैट ही लुक्स डाउन। अब इसका एक फिक्स मीनिंग है, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, पहले तो अपॉन भरो फिर इसका मीनिंग बताते हैं। लुक डाउन अपॉन कहीं लिख भी लो, अगर नहीं है तो उस फिक्स वाली में देखो, अगर है तो, जहां पे अपन ने ये एंग्शियस वाला देखा था। नहीं है तो लिखो लुक डाउन अपॉन। उसका मीनिंग बताता हूं मैं, उसका मीनिंग भी सामने लिखो। ठीक है, लुक डाउन अपॉन का मतलब है घृणा की दृष्टि से बिहेव करना या देखना, उनके खिलाफ, मतलब नफरत रखना, मन में नफरत रखना, ठीक है, घृणा रखना या फिर नजरअंदाज करना, है ना। वो उसको अपनी दौलत का इतना प्राउड है कि वो गरीबों को लुक डाउन अपॉन करता है, यानी उनको घृणा की दृष्टि से देखता है, ठीक है, या उनके लिए नफरत रखता है। चलो 11th के बाद आइए 12th। द गवर्नमेंट एम एट होता है, बहुत सारा ले तो, लक्ष्य पर, एम्स एट रिहैबिलिटेटिंग द अफेक्टेड विक्टिम्स इन द कैलामिटी। 8 वाली शीट में देखो पहले तो, एम एट है क्या? है, ठीक है, एम एट है, बोलो है, ठीक है। अब मीनिंग बताओ सेंटेंस का। गवर्नमेंट एम करती है यानी लक्ष्य साधती है, किस पे लक्ष्य साधती है? रिहैबिलिटेटिंग, रिहैबिलिटेटिंग कैसे बोलेंगे इसको? रिहैबिलिटेटिंग, रिहैबिलिटेट होता है ना। द अफेक्टेड विक्टिम्स इन द कैलेमिटी, कैलेमिटी यानी कोई आपदा आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, उसमें जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको रिहैबिलिटेट करेंगे। रिहैबिलिटेट करने का मतलब उनको पहले वाली पोजीशन में वापस लेके आना को कहते हैं रिहेबिलिटेट, यानी कि पहले जिस पोजीशन में थे उसको वापस उनका कॉम्पनसेशन करना या उनका घर बना के देना या जो भी है, ठीक है। आ जाओ, द सिटी वॉज प्लंग्ड इनटू कर ही दिया हमने। द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, अटेंशन टू है ना, पे अटेंशन टू, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए। सविता डिसाइडेड टू सेट सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है बचा के रखना। लिख लो कहीं इसको, सेट असाइड को उसी में लिखो जब ये, जिसमें आपने ये लिखा है अभी, इससे सेट असाइड का मतलब भी लिखो। क्या लिखोगे? इधर लिखो, सेट असाइड का मीनिंग लिखो, बचा के रखना। सविता ने प्रार्थना करने के लिए अपना एक टाइम सेट किया हुआ है, बचा के रखती है वो, मतलब हमेशा दिन का एक फिक्स टाइम है जो बचा के रखती है। ओके, बोथ द ब्रदर्स आर इक्वली हैंडसम बट द एल्डर ऑफ द टू, बट द एल्डर ऑफ द टू, दोनों में से जो बड़ा है, एल्डर ऑफ द टू, यंगर ऑफ द टू, ऐसे होता है, ठीक है। और कौन सा? ऑफ ऑप्शन नंबर बी है, नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, एल्डर ऑफ द टू इज मोर इंटेलिजेंट, हैंडसम दोनों है लेकिन बड़ा वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है, छोटा वाला बोंदू है। आ जाओ, अभी कौन सा किया हमने? 17। ही इज मेकिंग टू मेक ए कंसेशन डैश द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉइज, वो अपने एम्प्लॉइज की डिमांड्स पर कुछ कंसेशन करने वाला है, यानी पूरी डिमांड्स तो नहीं मानेगा, थोड़ा कंसेशन करके फिर मानेगा। कंसेशन टू देखना, टू वाली लिस्ट में देखना, टू वाली लिस्ट में देखना, कंसेशन टू सक्सेशन टू दोनों साथ में होंगे। कंसेशन टू सक्सेशन टू नहीं मिला, कंसेशन टू सक्सेशन टू मिला, टू वाली लिस्ट में कह रहा हूं ना भैया, कंसेशन टू सक्सेशन टू, ठीक है, दोनों के लिए टू आएगा। कोल्ड क्लाइमेट इज कॉन्ड्यूसिव टू, उसी में चेक करो, टू है कॉन्ड्यूसिव टू, उसी शीट में अभी जो चेक कर रहे थे, कॉन्ड्यूसिव टू भी है क्या? कॉन्ड्यूसिव टू का मतलब होता है अनुकूल होना, कॉन्ड्यूसिव टू का मतलब होता है अनुकूल होना। ठंडा क्लाइमेट जो है, ठंडा वेदर जो है, आदमी के वर्किंग कंडीशंस के लिए अनुकूल होता है गर्म वेदर के मुकाबले, ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ही वॉज वैक्स्ड, वैक्स्ड का मतलब क्या होता है? चिंतित होना या परेशान होना, है ना। डैश द बीलेटेड रिप्लाई फ्रॉम हिज सन, उसके बेटे का जो बीलेटेड रिप्लाई है, थोड़ा लेट रिप्लाई है, उससे वो चिंतित हो गया या परेशान हो गया। वैक्स्ड के लिए क्या आएगा? With
एट वाली शीट में देखो, Yes. Yes, sir. और ऑप्शन है या केवल एट फिक्स है? Add something. ठीक है, तो एट समथिंग है, लगाओ। यानी कि वैक्स के बाद समबडी तो आ ही नहीं सकता, हमेशा क्या आएगा? समथिंग आएगा, और प्रीपोजिशन भी क्या आएगा? एट आएगा। ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट सिविल लाइन हैज बीन कोर्डोन्ड ऑफ, और यहाँ पे ओ डबल एफ आएगा, इसका भी मीनिंग है ओ डबल एफ आएगा यहाँ पे, कोर्डोन्ड ऑफ। और हाँ, ओ डबल एफ, ऑप्शन नंबर सी तो आंसर है। और उसको आप देखो, चेक करो कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, उस वाली शीट में लिखा हुआ होगा ना, ऊपर वाली शीट में। अच्छा, ऑफ वाली शीट में ही है, ठीक है, ऑफ वाली शीट में कोर्डोन्ड ऑफ है, चेक करो, ये कोर्डोन्ड ऑफ। इसका मीनिंग लिख दो, उसके सामने लिख दो, चाहे ऐसे घेरा लगा देना, घेरा लगा देना, या घेर लेना, कोर्डोन्ड ऑफ। ठीक है, अब देखो, देखो कैसे याद होती हैं चीजें। अब घेरा लगा देना, घेर लेना को कोर्डोन्ड ऑफ कहते हैं, तो उसको आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते ही हैं, यार उसने तो घेरा लगा दिया, घेर लिया, तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या कहेंगे? ज्यादा बोलेगा तो तेरे को कोर्डोन ऑफ कर दूंगा, याद हो गया ना, यानी घेरा लगा दूंगा, तेरे को घेर लूंगा चारों तरफ से। ठीक है, ठीक है ना। द पुलिस हैज कोर्डोन्ड ऑफ यू, जैसे पुलिस कहती है पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? द पुलिस हैज कोर्डोन्ड ऑफ यू फ्रॉम द फोर साइड्स, चारों तरफ से आपको घेर लिया, ठीक है। आओ, ही हैज ग्रेट एंटीपैथी अगेंस्ट होता है, एंटीपैथी अगेंस्ट होता है, एंटीपैथी अगेंस्ट होता है, मीनिंग होता है नफरत रखना या घृणा रखना। अब इसको कहाँ ढूंढोगे? उस वाली शीट में ढूंढो, उस वाली शीट में ढूंढो आप, एक्सरसाइज से जस्ट पहले जो ऊपर लिखे हुए हैं, एंटीपैथी अगेंस्ट है क्या? कहाँ है? सर ये ना एंटीपैथी अगेंस्ट, ठीक है, याद भी करते चलो। एंटीपैथी यानी कि घृणा या नफरत होना, है ना, या धिक्कार होना। दोस हु आर हाइपोक्राइट्स, हाइपोक्राइट्स मतलब ढोंगी, ढोंगी। जो ढोंगी होते हैं उनके खिलाफ उसके मन में ग्रेट एंटीपैथी है, यानी कि बहुत भयंकर नफरत है। चलो भैया, 22, एवरी वन वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड, अम्यूज्ड के बाद क्या है? अम्यूज्ड का मतलब होता है एंटरटेन होना, या फिर आश्चर्यचकित होना। अम्यूज का मतलब करेक्ट मीनिंग क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। तो एट आना चाहिए, एट वाली शीट में देखो, एक बार एट वाली शीट में तो देखो, फिर बात करते हैं। है क्या? नहीं है? तो फिर इसको नोट करो और सुनो, अब तीन चार वर्ड बता रहा हूं एक साथ, है ना। सरप्राइज एट, एस्टोनिश एट, अनॉय एट, अम्यूज एट, अनॉय एट नहीं, अम्यूज एट, और एक और लिखा हुआ है अमेज एट, इसके साथ में नोट करते बेटा। देखो ऊपर की तीन एट वाले में ऊपर के तीन पढ़ो क्या क्या है। सरप्राइज एट, एस्टोनिश एट, है ना, अम्यूज एट, अमेज एट, तीनों का चारों का मीनिंग एक ही है, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तीनों का मीनिंग एक ही है, आश्चर्यचकित होना। ओके, तो स्टार्टल्ड का क्या मतलब होता है? स्टार्टल्ड भी वही है, सॉरी, स्टार्टल्ड भी आश्चर्य, बहुत चक्का रह जाना। स्टार्टल का मतलब होता है एकदम से बहुत चक्का रह जाना, ये क्या हो गया, तो उसमें भी एट आएगा। तो देखो, इसको याद रखना इतना आसान है कि आश्चर्यचकित होने से जितने भी वर्ब सारी सब में एट आ रहा है, सरप्राइज एट, अमेज एट, अम्यूज एट, है ना, स्टार्टल्ड एट। ठीक है, दैट रूल इज एप्लीकेबल टू होता है, एप्लीकेबल टू होता है, चेक करो टू की लिस्ट में है क्या, देखो। फिर विश के आगे तो फोर आता है, तो पढ़ ही लिया था हमने। फोर की लिस्ट में विश देखो, टू की लिस्ट में एप्लीकेबल देखो, कुछ तो देखो, एप्लीकेबल तो है। अब फोर की लिस्ट में विश पहले भी देखा था, फिर से देखो, उसके ऊपर ये बेटा फोर, टू के ऊपर ये फोर, विश फोर है क्या? नहीं है, है ना, नहीं है तो नोट करो, नहीं है तो नोट करो। ही हैज नेवर विश्ड फॉर एनी रिवार्ड, विश फोर, ठीक है, टू, फोर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, इधर देखो। डिफरेंट या डिफर का मतलब होता है अलग होना, डिफरेंट, इधर देखो भाई, और डिफर का मतलब होता है अलग होना। अब डिफरेंट के आगे तो फिक्स है फ्रॉम आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ओके, डिफर के आगे दो चीजें आ सकती है, विथ या फ्रॉम, विथ या फ्रॉम। अब विथ कब आएगा? जब somebody हो, और फ्रॉम कब आएगा? जब समथिंग हो, समथिंग हो।
देखो डिफरेंट के आगे तो फिक्स है फ्रॉम, लेकिन डिफर के आगे चेक करना पड़ेगा somebody है या समथिंग। तो डिफर के आगे हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स somebody आएंगे या समथिंग होंगे, somebody, तो somebody के हिसाब से क्या आएगा विथ। और अगर यहाँ पे समथिंग होता तो फिर क्या आता, ऑप्शन नंबर ए आता। अब आप ये फ्रॉम वाले लिस्ट में भी चेक करो, ये जो मैंने रूल बताया लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो लिखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये कई बार आता है। अभी तो विथ आएगा इसमें। differ from something. डिफर फ्रॉम समथिंग, डिफर विथ समबडी, ठीक है, और डिफरेंट फ्रॉम नहीं है क्या, डिफरेंट फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, इधर डिफरेंट फ्रॉम नोट कर लो, Different from है। ओके, तीनों एक ही शीट एक ही रो में, चेक करो। डिफरेंट के आगे फ्रॉम फिक्स है, डिफर के आगे अगर समथिंग है तो फ्रॉम फिक्स है, समबडी है तो फिर विथ आएगा। तीनों शीट नोटेड है और याद भी हो गया। क्या याद हुआ, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम समथिंग, डिफर विथ समबडी, तो अभी हिज फ्रेंड्स समबडी है तो विथ आ जाएगा। हाँ टोटल जितना भी है, अब आप टोटल लगा लो और हम इस क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कंजंक्शंस की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।